सुबह का बाजार हमेशा की तरह शोर और चहल पहल से भरा था, लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही बेचैनी तैर रही थी। ठीक उसी वक्त इस अफरा तफरी के बीच एक जोरदार चीख उठी और अगले ही पल लोग चौंक कर उधर देखने लगे। भीड़ के बीच एक साधारण सलवार सूट पहने महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में बाजार की सफाई वाली झाड़ू थी। उसका चेहरा तनाव और गुस्से से भरा था। इसी महिला ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी झाड़ू घुमाकर उसका सख्त डंडा सीधे इंस्पेक्टर वीरत चौहान के मुंह पर दे मारा था। माथे पर पसीना और होंठ के पास खून की हल्की बूंदों के साथ वीरत पीछे की ओर लड़खड़ा गया। पूरा बाजार थमसा गया और लोग अविश्वास से उस औरत को देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि वही महिला अधिकारी थी जिसे कुछ लोग बाद में पूरे जिले की रीढ़ कहने वाले थे। लेकिन इस समय वो भीड़ में बस एक आम नागरिक जैसी दिख रही थी। इस हादसे से कुछ मिनट पहले की बात करें तो सुबह की नरम धूप। मैं वो महिला अधिकारी जिसका नाम अनन्या था, चुपचाप भीड़ में उतरकर बाजार की असलियत देखने आई थी। कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। अनन्या ने आज तय किया था कि वो इस शहर की नब्ज नजदीक से महसूस करेगी। वो जानना चाहती थी कि आम लोग कैसे जी रहे हैं और पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। वो धीरे धीरे चलती हुई गोलगप्पे के ठेले तक पहुंची, जिसे महेश नाम का ईमानदार सा आदमी चला रहा था। महेश की आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान हमेशा की तरह सच्ची थी। अनन्या ने उससे कहा, भैया 1 प्लेट गोलगप्पे बना दो, जरा तीखे रखना। महेश हंस पड़ा और बोला, अभी बनाता हूं दीदी, मजा आ जाएगा। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। दूर से मोटरसाइकिलों की आवाज बढ़ने लगी। बूटों की धमक सुनाई दी और भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगी। इंस्पेक्टर वीरत चौहान अपने 3 कांस्टेबलों के साथ ठेले की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही अकड़ थी जो सालों से इस इलाके के गरीबों ने झेली थी। ओए महेश, फिर आ गया ठेला लगाकर, हफ्ते का हिसाब कहाँ है? वीरत की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। महेश ने कांपते हुए कहा, साहब सुबह सुबह आया हूं। अभी भीड़ नहीं लगी, थोड़ी देर में दे दूंगा। वीरत ने एक तिरछी मुस्कान फेंकी और ठेले पर रखा गोलगप्पे का पूरा बर्तन लात मारकर गिरा दिया। पानी मिट्टी में बह गया और महेश की आंखें भर आईं। लोग चुपचाप खड़े रहे, पर अनन्या के अंदर कुछ टूट गया। वो आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोली, आपको शर्म नहीं आती? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे तोड़ देते हैं? वीरत मुड़ा और अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, तू कौन है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनन्या ने कहा, मैं एक नागरिक हूं और पूछ रही हूं कि किस कानून से आप ये कर रहे हैं। उसकी ये बात वीरत के अहंकार पर वार जैसी लगी। उसने झटके से हाथ उठाया और भीड़ के सामने अनन्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सन रह गए। पर अगला पल और भी बड़ा तूफान लेकर आया। थप्पड़ की जलन से चेहरा लाल था, लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। जब वीरत फिर आगे बढ़ा तो उसने अपनी झाड़ू उठाकर पूरी ताकत से उसका डंडा सीधे वीरत के मुंह पर दे मारा। भीड़ से एक साथ आवाज उठी और कांस्टेबल हैरान रह गए। वीरत का चेहरा गुस्से और अपमान से जल रहा था। अपनी बिखरी हुई इज्जत समेटते हुए वो चिल्लाया, इसे पकड़ो, अभी तुरंत। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। इंस्पेक्टर वीरत चौहान का गुस्सा अब काबू में नहीं था। मुंह में लगी चोट उसके अहंकार को और भड़का रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, पकड़ो इसे। और अगले ही पल 2 कांस्टेबल भीड़ चीरते हुए अनन्या की तरफ बढ़े। लोग किनारे हटते गए। कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पाया। कांस्टेबलों ने अनन्या की बाहें कसकर पकड़ लीं। उनकी उंगलियों की पकड़ में वो अपमान साफ महसूस हो रहा था, जो अक्सर आम औरतें इस शहर में सहती थीं। अनन्या जानती थी कि प्रतिरोध करने से अभी सच सामने नहीं आएगा, इसलिए वो चुप रही। बस उनकी तरफ शांत लेकिन तीखी नजरों से देखती रही। उसे लगभग घसीटते हुए सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की जीप तक ले जाया गया। एक कांस्टेबल बड़बड़ाया, बहुत अकड़ थी ना, अब निकाल देंगे सारी अकड़। दूसरा हंस पड़ा, आम औरत है, ज्यादा नखरे करेगी तो भीतर वाली चालू कर देंगे। अनन्या सुन तो रही थी, लेकिन जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका दिमाग उस चोट पर नहीं अटका था जो अभी अभी उसके गाल पर पड़ी थी, बल्कि उन लोगों पर था
जिनकी हकीकत यहां हर रोज दबा दी जाती है। ये चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी थी। जीप चल दी। रास्ते भर कांस्टेबल उसके कपड़ों और चेहरे का मजाक उड़ाते रहे। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को वे तुच्छ समझ रहे हैं वही उनके पूरे थाने की जड़ें हिला देगी। थाने पहुंचते ही अनन्या को बिना किसी सवाल जवाब के महिला लॉकअप की तरफ ले जाया गया। दरवाजा चरमराया और भीतर से सीलन भरी बदबू बाहर फैल गई। कमरे की एक दीवार पर एक टिमटिमाता पीला बल्ब लटका था, जो हर कुछ पल में बुझकर फिर जल उठता था। अंदर 2 महिलाएं पहले से बैठी थीं, जिनमें से एक बुजुर्ग थी जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उनके कपड़ों से नमक और मछली की पुरानी गंध आ रही थी। यही सावित्री अम्मा थीं जो अनन्या को देखते ही घबरा कर उठी। उन्होंने रोते हुए कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा है और पैसे ना होने के कारण उनकी सारी मछली सड़क पर फेंक दी। सावित्री अम्मा ने बताया कि उन्होंने गुस्से में उन पर गंदा पानी फेंक दिया था, जिस कारण उन्हें पकड़ लाया गया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनका दर्द साफ झलक रहा था। उनके बगल में 23-24 साल की काव्या बैठी थी, जिसकी आंखें घंटों रोने से सूजी हुई थीं। काव्या ने बताया कि उसका कसूर सिर्फ अपनी पसंद से शादी करना था, लेकिन घर वालों के कहने पर पुलिस उसे चोरी के झूठे आरोप में सुबह से मार रही है। अनन्या ने उनकी बातें सुनी और महसूस किया कि ये सिस्टम की पुरानी बीमारी है। तभी इंस्पेक्टर वीरत चौहान वहां आया, जिसके चेहरे पर चोट की जलन और अहंकार की आग थी। उसने अनन्या को बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा कि वो अभी उससे झूठे कागजों पर साइन करवाएगा। कांस्टेबलों ने अनन्या को बाहर खींचा और सावित्री अम्मा के हिम्मत रखने की बात पर अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि वो ठीक है। गलियारे से गुजरते हुए उसने दीवारों पर सालों का पुराना दर्द महसूस किया। जब वो इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंची तो दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया और वहां केवल एक टेबल लैंप चल रहा था। कमरे की हवा भारी थी और वीरत उसके चारों ओर शिकारी की तरह चक्कर लगाने लगा। उसने अनन्या को शराब पीकर हंगामा करने और पुलिस पर हमला करने के झूठे आरोप वाले कागज पर साइन करने को कहा। अनन्या ने शांत भाव से मना कर दिया, जिससे वीरत और भड़क गया और लाठी उठाकर उसे डराने लगा। उसने अनन्या की कलाई मरोड़ी और लाठी से वार करने ही वाला था कि तभी एसआई अरविंद अंदर आया। अरविंद ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रात में इस तरह पूछताछ करना गलत है और मामला ऊपर तक जा सकता है। वीरत ने गुस्से में अनन्या को वापस लॉकअप भेजने का आदेश दिया। वापस जाते समय अनन्या के शरीर में दर्द था, लेकिन मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो जानती थी कि वो अपनी पहचान बताकर ये सब रोक सकती है, लेकिन वो पूरे सिस्टम की सड़न को सामने लाना चाहती थी। लोहे का दरवाजा फिर से बंद हो गया और अनन्या एक नई तैयारी के साथ वहां बैठ गई। लॉकअप का दरवाजा बंद होते ही अंदर एक भारी सी खामोशी फैल गई। सावित्री अम्मा और काव्या दोनों अनन्या को देख रही थीं। पीली टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे थकान और डर से भरे थे। हुए थे। अनन्या धीरे से फर्श पर बैठ गई। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ का दर्द अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर का संकल्प उस दर्द से कहीं ज्यादा तेज था। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। बाहर थाने के गलियारे से कुत्तों के भौंकने और शराबियों की चिल्लाहटें गूंज रही थीं। शहर की अंधेरी रात जैसे इस छोटे से कमरे में बंद औरतों की पीड़ा को और गहरा कर रही थी। काव्या धीरे से अनन्या के पास आकर बैठ गई और घबरा हुई आवाज में बोली, दीदी, क्या हम सच में यहां से निकल पाएंगी? पुलिस तो कह रही थी कि कल कोर्ट में पेश कर देंगी और अगर मैंने गुनाह नहीं माना तो केस बढ़ा देंगी। अनन्या ने उसकी हथेली थाम ली और शांत स्वर में कहा, काव्या, सच हमेशा एक रास्ता निकालता है, बस हिम्मत रखना। सावित्री अम्मा भी पास आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भय तो था ही, लेकिन एक उम्मीद की हल्की चमक भी थी। अम्मा बोली, बेटी, आज अगर तू आवाज ना उठाती तो महेश की दुकान भी खत्म हो जाती। गरीब की कमाई कौन पूछता है? अनन्या ने मन ही मन सोचा कि यही वजह थी कि वो आज इस भेष में बाजार आई थी। सिस्टम की असली तस्वीर फाइलों में नहीं, इन जैसे लोगों की आंखों में दिखती है। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल ने आकर सलाखों पर लाठी पटकी और ताना मारा।
सोला मत, सुबह कोर्ट ले जाएंगे। उसके जाते ही अनन्या के अंदर एक बेचैनी फिर उठी। उसे पता था कि अगर वो अपनी पहचान अभी भी छुपाए रखेगी तो सुबह उसे सच में एक अपराधी की तरह पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अभी सच बता दे तो इस थाने की पूरी सड़न सामने आने से पहले ही ढक दी जाएगी। वो इसी सोच में थी कि अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। पहले 2 कांस्टेबल भागते हुए दिखे, फिर थाने के मुख्य हॉल में किसी के गुस्से भरे बोल सुनाई दिए। किसने गिरफ्तार किया है एक महिला को रात के समय और केस क्यों दर्ज नहीं हुआ है? ये एक बड़ी अधिकारी की आवाज थी, जिसका लहजा साफ बता रहा था कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। अनन्या ने सलाखों के बीच से झांक कर देखा। गलियारे में अफरा तफरी मची थी। कांस्टेबल एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन ली हो। उसी वक्त एसआई अरविंद तेज कदमों से इधर उधर भागता दिखा। उसके चेहरे पर तनाव था और वो लगातार फोन पर किसी बड़े अफसर से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद 2 गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। लाल और नीली बत्तियों की रोशनी थाने की दीवारों पर फैल गई और कुछ वरिष्ठ अधिकारी अंदर आए। उनके चेहरे पर नाराजगी और संदेह साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर वीरत चौहान बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे की घमंड वाली कड़ी अब ढीली पड़ चुकी थी। वो बार बार होठ दबा रहा था, मानो अभी भी मुंह में लगी चोट की जलन उसे याद दिला रही हो कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका है। एक अधिकारी ने गुस्से में पूछा, गिरफ्तार की गई महिला कहाँ है? वीरत ने हकलाते हुए कहा, सर, लॉकअप में है। वरिष्ठ अफसरों की निगाहों की सख्ती पूरे थाने पर पहाड़ की तरह गिर रही थी। अनन्या ये सब सलाखों के पीछे खड़ी देख रही थी। उसने महसूस किया कि वक्त आ गया है जब उसे अपने मौन को तोड़कर इस खेल का रुख पलटना होगा। अंधेरे में कहीं दूर एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और उसी पल अनन्या को लगा कि रात अब बदलने वाली है। थाने में तनाव इतना घना था कि जैसे हवा भी भारी हो चुकी थी। गलियारे में हर पुलिसकर्मी चौकन्ना खड़ा था। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने पूरे माहौल को उथल-पुथल में डाल दिया था। लेकिन इस सब के बीच सलाखों के पीछे खड़ी अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ ही देर में एक कांस्टेबल घबराए कदमों से लॉकअप की ओर आया और दरवाजा खोले बिना दूर से ही बोला, अंदर ही रहो, बड़े साहब आए, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अनन्या ने धीमी मगर बेहद स्पष्ट आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। कांस्टेबल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह साधारण दिखने वाली औरत इतनी सख्त आदेश भरी आवाज कैसे निकाल सकती है। अनन्या फिर बोली, दरवाजा खोलो, यह आदेश है। इस बार उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कांस्टेबल के हाथ खुद ब खुद चाबी की ओर बढ़ गए। कुछ ही पल में सलाखें खुली और अनन्या बाहर निकल आई। गलियारे में अचानक सन्नाटा छा गया और हर किसी की नजर उसी औरत पर टिक गई जिसे अभी तक एक कैदी समझा जा रहा था। इंस्पेक्टर वीरत चौहान दूर से आते हुए दिखा, जिसकी चाल में अब पहले वाली अकड़ कहीं नहीं थी और उसके होंठ सूज चुके थे। उसकी आंखों में घबराहट साफ चमक रही थी और उसने अनन्या को देखते ही हकलाते हुए कहा कि तुम बाहर क्यों निकली? वहीं अंदर रहो, क्योंकि बड़े साहब बस अभी आते ही होंगे। अनन्या ने उसकी तरफ अपनी ठंडी नजरों से देखा, जैसे किसी ने सत्य की तलवार खींच ली हो, और पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया इंस्पेक्टर? जिसके बाद वीरत बस पलकें झपकाता रह गया और उसके शब्द नहीं निकले। अनन्या बिना रुके शांत लेकिन दृढ़ कदमों से मुख्य हॉल की ओर बढ़ी। वहां वरिष्ठ अधिकारी खड़े थे और जैसे ही अनन्या दरवाजे से बाहर आई, सबसे आगे खड़े अफसर ने उसे देखते ही सल्यूट किया और पूछा कि मैम, क्या आप ठीक हैं? थाने के हर व्यक्ति के चेहरे पर भय का भाव उभर आया और अगले ही पल सभी वरिष्ठ अफसर सीधे खड़े हो गए। वीरत चौहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसने किससे उलझने की गलती की है। अनन्या ने धीरे से उससे पूछा कि अब बताओ इंस्पेक्टर, मेरी गिरफ्तारी किस नियम के तहत हुई थी, क्योंकि मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। पूरा थाना जैसे जम गया और किसी ने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि एक कांस्टेबल की लाठी हाथ से गिर पड़ी,
जिसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। वीरत चौहान घुटनों के बल बैठ गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके होठ से बस इतना निकला कि मैम, गलती हो गई, कृपया माफी दे दीजिए। लेकिन इस बार अनन्या के चेहरे पर ना गुस्सा था ना दया। बस न्याय करने वाली शक्ति थी और उसने कहा कि ये गलती नहीं बल्कि अपराध हुआ है और अपराध का जवाब कानून देता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और अब तक जो थाने का वातावरण दहशत से भरा था वो अचानक अनुशासन और भय से भर गया। हर पुलिसकर्मी ने अपना सिर झुका लिया और अनन्या, जिसने अभी कुछ ही घंटे पहले एक आम औरत की तरह अन्याय देखा था, अब कानून का आईना बनकर खड़ी थी। खेल का रुख पूरी तरह पलट चुका था और थाने के मुख्य हॉल में खामोशी गहरी हो चुकी थी, जहां हर पुलिसकर्मी फैसले के इंतजार में सीधा खड़ा था। अनन्या अब उसी थाने में न्याय की आवाज बनकर खड़ी थी और वरिष्ठ अधिकारियों ने फाइलें मंगवाकर पूरे मामले की जानकारी लेना शुरू कर दिया। अधिकारियों के चेहरे पर गुस्सा साफ था और अनन्या ने आगे बढ़कर आदेश दिया कि कार्रवाई शुरू की जाए। अनन्या ने अपनी आवाज और भी ठंडी करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर वीरत चौहान, कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल गिरीश, तुम तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। वीरत के चेहरे पर पछतावा और डर एक साथ था और वो घुटनों पर बैठा हुआ एक मौका मांगने लगा कि उसका घर, परिवार और बच्चे हैं। अनन्या ने कठोरता परंतु बिना क्रूरता के शांत स्वर में कहा कि इंस्पेक्टर, कानून घर परिवार देखकर नहीं चलता। उसने पूछा कि जब तुमने गरीबों के घर उजाड़े तो क्या उनके परिवार के बारे में सोचा था, जिस पर वीरत का सिर झुक गया। अनन्या ने आदेश दिया कि इन पर गैर कानूनी हिरासत, महिला पर हाथ उठाना, रिश्वत मांगना और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। एक अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और अनन्या ने सावित्री अम्मा तथा काव्या को बाहर लाने को कहा। जब दोनों महिलाएं हॉल में लाई गईं तो सावित्री अम्मा की आंखों में अब आशा थी और काव्या रोते हुए बोली कि मैम, अगर आप ना आती तो हमें कौन बचाता। अनन्या ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अम्मा, आपका केस मैं खुद देखूंगी और काव्या को समझाया कि उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है। अब थाने के बाहर भीड़ और पत्रकार इकट्ठा हो चुके थे और अनन्या के बाहर आते ही कैमरों और माइक्रोफोन की बाढ़ आ गई। अनन्या ने गहरी आवाज में कहा कि आज उसने सिस्टम को एक आम नागरिक की नजर से देखा और उसे दुख है कि कानून की शक्ति को कुछ लोगों ने डर फैलाने का हथियार बना लिया है। उसने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, डराने के लिए नहीं, और लोगों को प्रेरित किया कि गलत को सहना सबसे बड़ी भूल है। उसने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि ताकत पद में नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत में होती है। भीड़ की तालियों के बीच अनन्या अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। उसके मन में ये विश्वास था कि उसने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सोई हुई व्यवस्था को जगा दिया है। उसे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है और इस रात से शहर का एक नया सवेरा शुरू होना था। थाने के मुख्य हॉल में पसरी खामोशी अब और भी गहरी हो चुकी थी और हर पुलिसकर्मी बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे किसी अदालत में अपने भाग्य के फैसले का इंतजार कर रहा हो। अनन्या, जो कुछ ही देर पहले तक एक कैदी की तरह लॉकअप में बैठी थी, अब उसी थाने में न्याय की बुलंद आवाज बनकर खड़ी थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत फाइलें मंगवाईं और एक एक कर पूरे मामले की बारीकी से जानकारी लेना शुरू कर दिया, जबकि उनके चेहरों पर इस भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने दृढ़ता से आदेश दिया कि अब उचित कार्यवाही शुरू की जाए, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी श्रद्धा के साथ जी मैम कहकर अपनी सहमति जताई। अनन्या ने अपनी आवाज को और भी सख्त और ठंडा करते हुए घोषणा की कि इंस्पेक्टर वीरत चौहान, कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल गिरीश को उनके कृत्यों के लिए तत्काल सस्पेंड किया जाता है। वीरत के चेहरे पर अब पछतावे और गहरे डर के भाव एक साथ उभर आए थे और वो घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा कि उसे एक मौका दिया जाए, क्योंकि उसका घर, परिवार और बच्चे हैं। अनन्या की आंखों में कठोरता थी पर क्रूरता नहीं। उसने शांत स्वर में उसे याद दिलाया
कि कानून घर परिवार देखकर नहीं चलता और पूछा कि क्या उसने गरीबों के घरों को उजाड़ते समय उनके परिवारों के बारे में सोचा था। वीरत का सिर शर्म से झुक गया और अनन्या ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी पर गैर कानूनी हिरासत, महिला पर हाथ उठाने, रिश्वत मांगने और सत्ता के दुरुपयोग की लिखित एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद अनन्या के निर्देश पर सावित्री अम्मा और काव्या को हॉल में लाया गया। सावित्री अम्मा की आंखों में अब आशा की चमक थी और काव्या ने रोते हुए अनन्या का आभार व्यक्त किया। अनन्या ने उनके कंधों पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया और काव्या से कहा कि उसे अपनी जिंदगी अपनी पसंद से चुनने का पूरा हक है और किसी के दबाव में जीना असल में जीना नहीं होता। थाने के बाहर भारी भीड़ और पत्रकारों का जमावड़ा लग चुका था, जहां अनन्या ने मीडिया के सामने रुककर बड़ी गंभीरता से कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उन्हें डराने के लिए नहीं। उसने उपस्थित भीड़ और पूरे शहर को संदेश दिया कि गलत को सहना सबसे बड़ी भूल है और ताकत कभी पद में नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत में होती है। इसके बाद अनन्या बिना किसी गर्व या गुस्से के अपने शांत विश्वास के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गईं। ये जानते हुए कि उसने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सोई हुई व्यवस्था को झकझोर कर जगा दिया था। हालांकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस रात ने शहर में एक नए और न्यायपूर्ण सवेरे की शुरुआत कर दी थी। थाने के मुख्य हॉल में अब सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था, जहां हर पुलिसकर्मी किसी अदालत में होने वाले अंतिम फैसले की प्रतीक्षा में बिल्कुल सीधा खड़ा था। अनन्या, जो कुछ ही समय पहले तक लॉकअप की सलाखों के पीछे एक साधारण कैदी की तरह बैठी थी, अब उसी थाने में न्याय की बुलंद आवाज बनकर सामने खड़ी थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत फाइलें मंगवाईं और मामले की एक-एक कर पूरी जानकारी लेनी शुरू कर दी। उनके चेहरों पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के प्रति गहरा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने आगे बढ़कर स्पष्ट और कठोर आदेश दिया कि अब कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। उसने साफ शब्दों में घोषणा की कि इंस्पेक्टर वीरत चौहान, कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल गिरीश को उनके अनुचित व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। वीरत के चेहरे पर अब पछतावे के साथ साथ भविष्य का डर साफ झलक रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर अपने परिवार और बच्चों का वास्ता देते हुए एक आखिरी मौके की भीख मांगी। अनन्या ने बिना किसी क्रूरता के लेकिन अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि कानून भावनाओं या परिवार की दुहाई पर नहीं चलता। उसने वीरत से सवाल किया कि जब वो निर्दोष गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा था, क्या तब उसने उनके परिवारों के बारे में रत्ती भर भी सोचा था? इसके बाद उसने उन सभी भ्रष्ट कर्मियों पर अवैध हिरासत, महिला पर हमला, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का सख्त लिखित आदेश दिया। सावित्री अम्मा और काव्या को जब हॉल में बाहर लाया गया तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू और नई उम्मीद थी। अनन्या ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि वो स्वयं उनके मामलों की निगरानी करेगी और काव्या को अपनी मर्जी से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। थाने के बाहर जमा भारी भीड़ और पत्रकारों के सामने अनन्या ने दृढ़ता से कहा कि पुलिस का मूल कार्य जनता की सुरक्षा करना है, उन्हें डराना या प्रताड़ित करना नहीं। उसने समाज को यह संदेश दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती और असली ताकत किसी सरकारी पद या वर्दी में नहीं बल्कि सच बोलने के अटूट साहस में निहित होती है। अंततः अनन्या अपनी गाड़ी की ओर एक शांत विश्वास के साथ बढ़ी, ये जानते हुए कि उसने न केवल एक मामला सुलझाया है बल्कि एक सोई हुई और जर्जर व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ये तो सिर्फ एक बड़े सुधार की शुरुआत थी और इसी के साथ शहर में एक नए, स्वच्छ और न्यायपूर्ण सवेरे का आगाज होने वाला था। आप सब इस समय भारत के किस शहर या राज्य से ये कहानी सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपको अनन्या के साहस और इस पूरी कहानी के बारे में क्या महसूस हुआ? हमें अपनी राय जरूर साझा करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि आपकी कहानी दूसरों के लिए एक नई सीख बन सके।